कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रक्षिंदा शौकत और मैं हूँ जुनाद अंजुम, लेकर पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में कुत्तों की काट के शिकार लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर और इलाज। जिले अनंतनाग में ड्राइवरों की मनमानियां अरूज पर। आज के प्रोग्राम में आपको जानकारी देंगे शाहीन यानी उकाब के हवाले से। घरेलू मामलात में खुशगवार माहौल पैदा करने का राज। हमारे आज के कथपंड सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है कि आपको रेडियो सुनना पसंद है या टीवी देखना। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामीन, जिले अनंतनाग में ड्राइवरों की मनमानियां अरूज पर है और इन मनमानियों की आड़ में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना है। एक तरफ ओवरलोडिंग की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना वबाले जान बन गया है, तो दूसरी तरफ सवारियों से इजाफी और मनचाहा किराया वसूल करना अक्सर जगहों पर लड़ाइयों का बाइस बन रहा है। इसी तरह की सूरत हाल गर्ज वादी के दीगर अजला में भी पाई जा रही है। ताहम जिले अनंतनाग में मुतल्लिका हुकाम इन हालात पर काबू पाने में सिरे से ही नाकाम हो रहे हैं, जिस पर अवामी हलकों ने हैरानगी का इजहार किया है। एक रिपोर्ट के साथ एजाज नजीर। सड़क हादसों में इंसानी जानों के तलफ होने का सिलसिला जारी है। आए दिन सड़क हादसों में इंसानी जानों के अतलाफ के हवाले से हम सुनते ही रहते हैं। अक्सर लोगों का मानना है कि अगरचे सड़क हादसों के वाक़ा होने में कई कारण हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग जिम्मेदार है। अनंतनाग में मुसाफिर गाड़ियों में मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह डाल दिया जाता है। वही टाटा सोमो में अगरचे सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कम मुसाफत वाले इलाके में 9 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, मगर अनंतनाग में 9 के बजाय 12 और 11 मुसाफिरों को बिठाया जाता है। ड्राइवर हजरात अपने लालच के नतीजे में अपने दाएं जानिब भी सवारियों को बिठाकर गाड़ी में सवार बाकी मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल देते हैं। ओवरलोडिंग से काबू पाने के लिए अगरचे कई बार मुहिम का आगाज भी किया गया, मगर हर बार इस गुब्बारे से न जाने क्यों जल्दी ही हवा निकल जाती है और ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवर हजरात क्यों इससे बाज नहीं आते। इस सिलसिले में आम लोगों का कहना है बहुत बड़ी वजह जो अनंतनाग में है, जो हम देख रहे हैं, वो है ओवरलोडिंग। यहाँ चाहे वो टाटा सोमो हो, अब इसमें अगर 9 इंसानों के बैठने की जगह है 10 बंदे बैठ रहे हैं। और आप शायद इस बात से यकीन नहीं करेंगे कि जो टाटा सोमोज है वो भी अब छत पे सवारियां लगे हैं। और जहाँ पर अब 4-7 मुसाफिर गाड़ियों की बात है, बसेज की बात है, हर जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो पैसेंजर व्हीकल है, उस पर आप ओवरलोड देख सकते हैं। कमजोरी की ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो टच से मत नहीं होते और किसी किस्म की लगाम नहीं कसी जाती है। गुज़श्ता दिनों ही लाजिबल के मकाम पे ओवरलोडिंग के बायस ही दोनों का इख्तिलाफ हो गया। हादसे में मारे गए, सड़क हादसे में जो 4-7 मुसाफिर गाड़ी के पीछे सफर कर रहे थे, मतलब पीछे वो सिविल बैठे थे सीढ़ियों पे जिसे हम कहते हैं, उन्हीं को पकड़े हुए थे सर्दियों के मौसम में। ओवरलोडिंग की वजह से तो काफी परेशानियां होती है और अक्सर ड्राइवर हजरात मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोडिंग से तो हम काफी तंग आए हैं और आप आइए देखिए खुद, बस यही गुजारिश करते हैं अरबाब इक़्तिदार से कि बस अपनी मसरूफियात को थोड़ा बहुत ताक़वे रखकर अवाम नास की बकाओ बहबूद के लिए भी काम करें। इस्लामाबाद प्रॉब्लम सारे बोड़ ये एक्सीडेंट ज्यादा कि ओवरलोडिंग गाड़ी 9 सवार खुद ड्राइवर सीट नश 3-4 बिहत। यह मतलब सह ठीक तरीका कह गवर्नमेंट तंगिस, ट्रैफिक पुलिस तंगिस, लाइसेंस पकन लोग गाड़ी, मगर यह ओवरलोडिंग सारे ज्यादा बड़ परेशानी। एक्सीडेंट ज्यादा वजह क्या दवन वजह सिर्फ यही ओवरलोडिंग। इस सिलसिले में जब हमने ARTO अनंतनाग से बात की, उन्होंने कहा इन एनी केस ओवरलोडिंग तो वायलेशन है। अगर आप देखोगे कि ऑल ओवर इंडिया पे नजर मारोगे इन पीक आवर्स तो इस पे कंट्रोल करना मुश्किल ही होता है। फिर भी हम करते हैं, इंस्पेक्टर मोस्टली यूज्ड टू बी ऑन द रोड एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक्स टाइम, जो कि इस पे जुर्माना भी कर भी हमें दे देते हैं। उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस तो रोड पे होती है ऑल द टाइम, तो वो भी अपना काम कर लेते हैं। उम्मीद यही है कि जिला अनंतनाग में ओवरलोडिंग के खिलाफ बाज़ाबिता मुहिम का आगाज किया जाएगा और ड्राइवर हजरात को ओवरलोडिंग करने से बाज रखा जाएगा ताकि सड़क हादसों पर काबू पाया जाए। एजाज नजीर पेश कदम।
ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اپنی تجارت کو چار چاند لگانے کے لیے آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. ہمارا میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com peshkadam@gmail.com. سامعین، کتوں کی ہڑبونگ سے وادی کے طول و عرض میں رہنے والے لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی آبادی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. صورتحال اگرچہ سنگین ہے، تاہم متعلقہ ادارے ان کی بڑھتی ہوئی آبادی پر قدغن لگانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. حد تو یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص کتوں کی کاٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو دور دراز کے دیہات میں ان کے علاج و معالجے کے لیے ضروری ادویات موجود ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس طرح کے مریضوں کی ذاتی طور پر علاج کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے. بہرحال اونتی پورہ میں محکمہ صحت اس حوالے سے کتنا متحرک ہے، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں آواز ثنا رسول. وادی کشمیر کو آج کل جن بلدیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک کتوں کی ہڑبونگ بھی ہے. کتوں کی بھرمار نے شہر سے لے کر گاؤں تک کے لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کیا ہے. آمد و رفت کی سڑکوں اور گلی کوچوں کے ساتھ ساتھ دیگر پبلک مقامات پر بھی یہ آوارہ کتے گول کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی آبادی میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے. اگرچہ سری نگر میں متعلقہ اداروں نے کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر روک لگانے کے لیے کئی بلند باغ دعوے کیے، تاہم وہ کاغذی فائلوں تک ہی محدود رہے اور فائلیں سرکاری دفاتر کے لاکروں میں دھول چاٹ رہی ہیں. باولے کتوں کی موجودگی سے نونہال بچے بھی اسکول جانے سے کتراتے ہیں. اسی طرح کی صورتحال قصبہ اونتی پورہ میں بھی پائی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق کتوں کی کاٹ کا شکار بننے کے بعد پبلک ہیلتھ سینٹرز پر معقول طبی امداد فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے صورتحال مریضوں کے لیے پریشان کن بنتی ہے. تاہم دوسری طرف پی ایچ سی اونتی پورہ میں تعینات ڈاکٹرز کے مطابق اس طرح کے مریضوں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. ڈاکٹروں کے مطابق کتوں کی کاٹ کے شکار مریضوں کو سب سے پہلے صاف پانی سے دھلنا چاہیے اور ساتھ ہی اس کے کپڑوں کو بھی جلا دینا چاہیے. جب بھی کوئی بھی ڈاگ ہو، چاہے وہ اسٹریٹ ڈاگ ہو، کوئی بھی پاگل کتا ہو، کسی کو بھی کاٹے تو ہمیں فرض بنتا ہے کہ پہلے اس کو پراپر واش ہم کریں. وہ بھی بہتا ہوا پانی ہونا چاہیے، کہیں رکا ہوا پانی نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں وہ ہمیں جلا دینے چاہیے. آفٹر دیٹ اس کو ہمیں جلد سے جلد ہاسپٹل جانا پڑے گا. ان کے مطابق ہر ایک طبی مرکز پر اینٹی ریبیز ویکسین دستیاب ہے اور مختلف زمروں کے لوگوں کو ایک ضابطے کے تحت فراہم کی جاتی ہے. میرے خیال سے ہر ایک جگہ پر اینٹی ریبیز ویکسین میسر ہوتے ہیں. وہ کس طرح دیتے ہیں اس کے لیے پروسیجر رکھا ہے ہمیں گورنمنٹ نے کیا. جو انتدائی چندی رکھتے ہیں وہ اپنا وہ راشن کارڈ دکھاتا ہے تو اس کو اسی حساب سے فری میں دیتے ہیں. اگر کسی کو وہ ہوتے ہیں دوسری جو بھی ہے یہ قسم اس کی اکارڈنگلی ہم اس کو اس طرح میسر کرتے ہیں. ہیلتھ سینٹرز میں موجود ایک ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین ان کے پاس دستیاب ہے اور مریض کو اس کے 5 ڈوز دینے پڑتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مریض کو انجیکشن بھی دینا پڑتا ہے. یہ جو ویکسین ہے اینٹی ریبیز ویکسین یوزولی ہم یہ ہاسپٹل میں ہی اویلیبل ہوتی ہے اور ہم یہ ہاسپٹل میں ہی دیتے ہیں. اس کے 5 ڈوزز ہوتے ہیں جو ہم 0 ڈے پہ دیتے ہیں، 4 ڈے پہ دیتے ہیں، 8 ڈے پہ دیتے ہیں اور 24 ڈے پہ دیتے ہیں. ہر ایک ہیلتھ سینٹر پہ یہ اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ہمیں پیشنٹ کو ایک ٹیٹنس کا انجیکشن بھی دینا پڑتا ہے. وونڈ کو یوزولی کور نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ہر وقت ہسپتال میں موجود رہتے ہیں اور اس طرح کا مریض کبھی بھی ہسپتال سے استفادہ کر سکتا ہے. جیسے اونتی پورہ میں ہمارے ڈاکٹر صاحب 24/7 رہتے ہیں. کسی بھی کو اگر کسی بچے کو یا بڑے کو ڈاگ بائٹ ہوگا تو اسے فوراً ہمارے ہسپتال میں آنا چاہیے کیونکہ ہم یہاں 24/7 رہتے ہیں. اگر کسی کو زیادہ ہوگا تو ہم اسے ایمبولینس کے ذریعے ریفر کرتے ہیں SMHs میں تاکہ اینٹی سیرم جو بھی دینا پڑے گا تو وہ ہمارے SMHs میں اویلیبل رہتا ہے.
पर मरीजों को श्रीनगर रेफर किया जाता है और ऐसा करने के लिए अवंती पोरा में एम्बुलेंस की सहूलियत भी दस्तयाब है। जरूरत इस बात की है कि अस्पताल में इस तरह के अद्वियात को हमेशा दस्तयाब रखा जाए ताकि मरीजों को किसी हद तक राहत पहुँचे। सना रसूल, पेश कदम। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक नातिया कवाली से। तैबा के बयाबा गुलशन है, तैबा के बयाबा गुलशन है, बागात का आलम क्या होगा। तैबा के बयाबा गुलशन है, बागात का आलम क्या होगा। तैबा के बयाबा गुलशन है, बागात का आलम क्या होगा। महलात का आलम क्या होगा। वीरान चमन से बढ़कर है, महलात का आलम क्या होगा। वीरान चमन से बढ़कर है, महलात का आलम क्या होगा। बरसात का आलम क्या होगा। रोजे पे नबी के जलवों की बरसात का आलम क्या होगा। रोजे पे नबी के जलवों की बरसात का आलम क्या होगा।
जज्बात का आलम क्या होगा। किस्मत से मदीना जो पहुंचे, जज्बात का आलम क्या होगा। किस्मत से मदीना जो पहुंचे, जज्बात का आलम क्या होगा। एक मेल हमें मौसूल हुआ है फिरदौस अहमद की जानिब से। लिखा है कि मैं डिग्री कॉलेज पुलवामा में पढ़ता हूँ। प्रोग्राम पेश कदम को बेहद पसंद करता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने शुतुरमुर्ग के बारे में जानकारी दी, काफी दिलचस्प थी। आपने लिखा है कि शाहीन परिंदों का बादशाह है। क्या ही अच्छा होता अगर इस परिंदे के बारे में भी हमें कुछ मालूमात देते। फिरदौस साहब, मेल करने और प्रोग्राम को पसंद फरमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस परिंदे के बारे में जानकारी मांगी है वो वाकई एक अनोखा जानवर है। शाहीन डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की शायरी का मरकज रहा है। उनका एक शेर है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहरहाल आपकी ख्वाहिश को हम पूरा करते हैं। उकाब के बारे में पेश है ये बातचीत। सुनवा रहे हैं सईद बशारत। उकाब परिंदों का बादशाह। आज भी कई मुल्कों के झंडे और सरकारी मोहरों पर उकाब बना होता है, क्योंकि ये बहादुरी, हिम्मत और ताकत की अलामत है। उकाब हर लिहाज से परिंदों का बादशाह कहलाने का मुस्तहक है। शेर की तरह निडर और खूंखार है और छोटे बड़े सब परिंदों के लिए दहशत की अलामत है। इसकी 50 से ज्यादा किस्में हैं। शुक्रार, शाहीन और बाज सब उकाब की किस्में हैं। बाज और शुक्रार जसामत के लिहाज से छोटे होते हैं, जबकि उकाब बड़ा होता है। ये हमेशा शिकार करके खाता है। तेज रफ्तारी और तेज निगाही में उकाब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कबूतर, फाख्ता, चिड़िया और मुर्गाबियां इसका मन बहाता खाना है। समंदरी उकाब अपने वजन से भारी मछली पकड़ने की सलाहियत रखता है। इसे माहीबाज भी कहते हैं। उकाब 1000 फुट की बुलंदी से चूहे और गिलहरी को बआसानी देख सकता है और जबरदस्त रफ्तार से हवा में गोता लगाते हुए अपने शिकार पर झपटता है और इसे अपनी ताकतवर पंजों में जकड़कर इंतहाई बुलंदी पर ले जाता है। बेचारा शिकार तो दहशत और खौफ से उसी वक्त खत्म हो जाता है जब उकाब उस पर झपटता है। उकाब की औसत रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। एक किस्म 180 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज कर सकता है और गोता लगाते वक्त इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। समंदरी उकाब की नस्ल अब खत्म होती जा रही है। इसके बाज़ किस्में बहुत बड़ी होती हैं। ये 3 से 3.5 फुट तक लंबा हो सकता है और परों के फैलाव के साथ इसकी जसामत में मजीद इजाफा हो जाता है। बाज़ किस्मों के उकाब इतने निडर होते हैं कि वो लम, डंग और सारस जो कि बड़े परिंदे हैं और गाउल की सूरत में रहते हैं पर हमला आवर होते हैं और इनकी टांगों पर हमला करके इन्हें शदीद जख्मी कर देते हैं। फिर पंजों और चोंच के हमलों से इन्हें हलाक करके ले उड़ते हैं। मुर्गाबियों का शिकार करने वाला उकाब डकहाक कहलाता है। इसे शिकारी तालाब या ऐसी झील में छोड़ देते हैं जिनमें मुर्गाबियों की कसरत हो। इसकी दहशत से मुर्गाबियां उड़ नहीं पाती और इन्हें आसानी से शिकार कर लिया जाता है। अपनी मुड़ी हुई इंतहाई तेज चोंच से ये उकाब मजबूत से मजबूत खाल और सख्त से सख्त गोश्त काट सकता है। ये हमेशा ऐसी जगहों पर घोंसला बनाता है जहां पहुंचना सिर्फ इसके लिए मुमकिन होता है। अमेरिकन समंदरी उकाब इंतहाई दुश्वार गुजार और खौफनाक चट्टानों का इसी मकसद के लिए इंतखाब करता है। जब उकाब के बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो वो इन्हें अपने घोंसले से निकाल देता है कि जाओ खुद शिकार करो और खाओ, या फिर नर और मादा यानी बच्चों के वालिदैन घोंसला अपने बच्चों के लिए छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। बुलंद परवाजी में भी उकाब का कोई सानी नहीं है। 20 से 30,000 फुट की बुलंदी तक इनकी परवाज रिकॉर्ड की गई है। हदीद है कि उकाब के बाज किस्में इंतहाई बुलंदी पर उड़ते उड़ते तवील और गहरा गोता मार जाती है। अल्लाह ने उकाब को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। ये तूफान और आंधी में भी हवा के दोष पर तैरता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। बहुत पुराने जमाने से इसे शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एहराम मिस्र और मौजूदा तहरीरों और तस्वीरों से ये साबित होता है कि फिरौन ने इसे शाही परिंदे का एजाज दे रखा था। फिरौन अपने साथियों के साथ शिकार पर जाते वक्त बाज जरूर साथ रखा करते थे। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम।
खुशहाल घराना। ये मौजू है सईद रुकैया की बातचीत का। किसी भी खुशहाल घराने को देखे तो जरूरी नहीं है कि वो मालो दौलत की वजह से आसूदा हाल हो सकता है कि इसके पीछे कोई और राज कार फरमा हो। जी हाँ, वो राज हो सकता है इस घर में रहने वालों का अच्छा रवैया, इखलाक और बर्ताव। अक्सर औकात घर में छोटी छोटी बातों पर बहस व तकरार शुरू हो जाती है और होते होते बात काफी आगे तक बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल मुतासिर होता है, बिलखुसूस बच्चे। इस तकरार का असर मियाँ बीवी पर होता है। खातून सही तौर पर अपने काम अंजाम नहीं दे पाते। इसी तरह शोहर अपने ऑफिस में ज़हनी दबाव का शिकार रहता है। बाज औकात ये तकरार इतनी बढ़ जाती है कि इसका नतीजा अलहदगी की सूरत में निकलता है और इस तरह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। घर का खुशगवार माहौल कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं। अगर आप घर में बहस व मुबाहसा के दौरान अपने शौहर का एहतराम नहीं करते और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते तो ये कतई नामुनासिब है। ऐसा करने से मामलात सुलझने के बजाय उलझते ही जाते हैं। शादी के बाद कुछ अरसा तो हंसते मुस्कुराते गुजर जाता है और हर छोटी बड़ी लफ्ज़ हंस कर टाल दी जाती है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो छोटी से छोटी बात पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए कि अपना रवैया मजबूत रखे। अगर किसी बात पर नाराजगी या नापसंदीदा बातों को देर तक दिल में न रखे, जितना हो सके मामलात को खुश असलूबी के साथ निपटाने की कोशिश करें। इस तरीके से आप अपने मामलात को अपनी बसीरत और खुश इखलाकी से खुशगवार बना सकती हैं। बाज खवातीन तनकीद से घबरा जाती हैं। वो नहीं चाहती कि उनके लिबास, तौर तरीके या किसी और हवाले से कोई उन पर नुक्ताचीनी करे। अगर कोई आप पर तनकीद कर रहा हो तो सबसे पहले ये देखे कि वो किस बात पर एतराज कर रहा है। इनकी तनकीद में कोई न कोई दलील पोशीदा है। अगर आप अपनी इस्लाह करना चाहती हैं तो गुस्सा करने या बिला वजह किसी एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं। अपने रवैये से इसका मस्बत जवाब दे और इस यकीन के साथ कि रिश्तों के बंधन टूटने की एक अहम वजह दूसरी खवातीन है जो आपके शौहर के साथ किसी तौर से वाबस्ता है। अगर आपके शौहर डॉक्टर है और किसी मरीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो आपके रवैये में एकदम तब्दीली आ जाती है और बाज औकात आपके दिल में मनफी ख्यालात जन्म लेने लगते हैं। इनकी असिस्टेंट या सेक्रेटरी कोई खातून है तो भी इनके बारे में शुकूक व शुबहात उभरने लगते हैं। शक बहुत बुरी बीमारी है। अक्सर औकात इसमें मुब्तला होकर खवातीन तन्हाई का शिकार हो जाती है। बेहतर ये है कि हर मामले में फराग दिली मुजाहरा करे और मजबूत अंदाज में सोचे। इस तरह आपके ताल्लुकात में मजबूती आएगी और आप खुद एतमादी को बरकरार रखते हुए दूसरों के सामने इनका दिफा भी कर सकेंगी। कुछ खवातीन अपने जज्बात का इजहार इंतहाई जारहाना अंदाज में करती हैं। इनका ये जारहाना अंदाज घर के तमाम अफराद के लिए परेशान कुन होता है। बहुत सी शादियां भी इसी वजह से टूट जाती हैं। इसलिए जज्बात में जबान पर काबू पाना चाहिए। कोशिश करें कि दौरान गुफ्तगू ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न किए जाए जिससे किसी की दिल आजारी हो। जारहाना अंदाज अपनाने के बजाय अपना नुक्ते नजर तहमल मिजाजी से पेश करे। ये हकीकत है कि तंग मिजाजी नुकसानदेह है और खुश मिजाजी के जरिए दिलों को फतह किया जा सकता है। जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, इसी तरह तमाम इंसान अच्छे नहीं होते। कुछ बुरे लोग आपकी खुशगवार जिंदगी में रखना डाल सकते हैं। इनकी बातों पर कतई ध्यान न दे। अगर आप हर एक को अपने दिल का हाल बताएं तो कुछ लोग अच्छा मशवरा देने के बजाय उल्टे सीधे मशवरे देंगे जो आपकी हंसी खेलती जिंदगी को अजीरन बना दें। उन लोगों के साथ जरूर मशवरा लें जो आपके साथ मुखलिस हैं। जिस तरह जंग से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और कुछ फायदा हासिल नहीं होता, इसी तरह खानगी मामलात में भी लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी थोड़ी और मुख्तसर है, इसे मोहब्बत और अपनायत के साथ गुजारे। आपका मुस्बत तर्ज अमल ही आपके मामलात को सुलझाने में माविन साबित होता है। घर में अमन सुकून होगा तो हर फर्द की तरह बच्चों पर भी इसका अच्छा असर कायम होगा। मजीद ये कि खुशो खरम रहने से आपकी अपनी शख्सियत भी निखर जाएगी। और अब पेश है अक़वाल ज़रीन। सुनवा रहे हैं मोइन इकबाल।
जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता न नजर आए तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत करो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो ताकि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका न दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से न हार जाओ। जो दुख दे उससे ताल्लुक न रखो और जिससे ताल्लुक रखो उसे दुख न दो। खूबसूरती कपड़ों से नहीं इल्म और अदब से होती है। हर शख्स की कीमत वो हुनर है जो उसके अंदर है। इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। सबसे बड़ी खयानत अपनी कौम से गद्दारी है। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। प्रोग्राम के आखिर पर पेश है आज का कथपंड सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि आपको रेडियो सुनना पसंद है कि टीवी देखना। इंशा, मुझे टीवी देखना ज्यादा पसंद है क्योंकि क्या होता है कि इसमें आवाज के साथ साथ एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे कि हम अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं कि इंसान बोलना क्या चाह रहा है या क्या कन्वे करना चाह रहा है मैसेज, एंड दैट्स व्हाई मुझे टीवी ज्यादा पसंद है। प्लस रेडियो भी ओवरऑल अच्छा है, सुन लेती हूँ मैं। सॉन्ग्स वगैरह आते हैं रेडियो पे या प्रोग्राम्स, डिफरेंट क्विज वगैरह प्रोग्राम्स आते हैं रेडियो पे, वो मुझे बहुत पसंद है। जुनाद, टीवी वर्सेस रेडियो। मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, बस रेडियो देख नहीं सकते हैं, वो सुनना पड़ता है। बाय द वे, मैं रेडियो ज्यादा सुनता नहीं हूँ, बट कभी कभार जब सुनना पड़ता है शाम को एफएम तो सुन लेते हैं, और थोड़ा म्यूजिक भी सुनना पड़ता है, तो उसके लिए टीवी तो नहीं है। मेरा नाम नहल मत्तू है। टीवी देखना ही अच्छा लगता है। टीवी पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो देखना बहुत एक्साइटमेंट होती है जिनको देखने में। हाँ, एफएम वगैरह उसमें तो 24/7 गाने चल रहे होते हैं और आप अप टू डेट रहते हैं। करंट अफेयर्स होते हैं वर्ल्ड के, वो आप सीधे बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं और आज सच आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। रेडियो तमी विज याद पे पावर गो तो कमेंट्री बोजन तो रेडियो ाड़न। इंडिया पाकिस्तान सीरीज आय अति लोग रेडियो अन लुको। रेडियो पन्नी जाए, यह सोन अक किस्म कल्चर। सैनिस कल्चरस मज सन फोक म्यूजिक वगैरह रेडियो सी। मेरा नाम बिस्मारी है। टेलीविजन के मुकाबले में रेडियो सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हालांकि उसमें पिक्चर नहीं दिखती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ आवाज का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, कितना मुश्किल है। और रेडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ऐसा नहीं है कि 24/7 उसमें गाने ही चल। 102.6 है, उस पे आपको इतने ज्ञान के चैनल्स मिलते हैं, इतने ज्ञान के प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है सुनने में। इसके साथ ही पेश कदम का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। रक्षिंदा शौकत, जुनाद अंजुम और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेश कदम से जुदा सुनो एक नई